Good morning, children. Open your book on page number 92. Today we will study 13th chapter of history, that is Indian National Movement. Here you will learn about rise of nationalist feeling among the Indians, about moderates, extremists and revolutionaries, about the constitutional reforms proposed by the British government. The second half of the 19th century showed the growth of national political consciousness in India. जो 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था उसमें नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंडिया में उसकी ग्रोथ देखने को मिली. द इंडियंस रियलाइज द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म एंड स्टार्टेड ए लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम which resulted in the culmination of independence in 1947. इंडियंस को रियलाइज़ हो गया था किस तरह से ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इंडिया में ग्रो हो रहा है, और इन लोगों ने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था, फ्रीडम का स्ट्रगल. और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट हुआ हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली. द इंडियंस हैड सफ़र्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर द ऑपरेसिव रूल ऑफ द ब्रिटिश. इंडियंस जो हैं काफ़ी समय तक सफ़र करते रहे ब्रिटिशर्स के ऑपरेसिव रूल में. Gradually, the educated Indians realized that allowing the British to settle in India has been detrimental to the interest of the Indians. धीरे धीरे जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, वो रियलाइज़ करने लगे थे कि हम लोगों ने जो ब्रिटिशर्स को अलाउ किया कि वो इंडिया में सेटल हो जाएं, ये जो है हमारे इंडियंस के इंटरेस्ट में क्या है, हानिकारक है. The British took advantage of regional conflict which prevailed within the country following the disintegration of the Mughal Empire and established a vast empire in India. ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया, हमारे देश में जो रीजनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका फ़ायदा उठाया. इसके बाद मुग़ल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक वास्ट एम्पायर इस्टेब्लिश किया इंडिया में, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए. नाउ ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस. ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियंस. ब्रिटिश रूल का एक सिग्निफिकेंट फीचर क्या था इंडिया में कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था इंडियंस का. Many foreigners had come to India and taken away wealth even prior to the British, but the British drained the resources of India in a most systematic and unjust way. बहुत फॉरेनर्स आए इंडिया में और इंडिया से वो काफ़ी धन संपत्ति ले गए ब्रिटिशर्स के पहले भी, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या किए, इंडिया की जो रिसोर्सेज थी उसको ड्रेन किए इंडिया से एक सिस्टमेटिक और अनजस्ट वे में. The nation as a whole was reduced to a mere subsistence level without any hope of relief in the future. जो पूरा देश था वो रिड्यूस हो गया था mere subsistence level पे, यानी बस लोग जीने खाने के भर के बचे थे और उनके पास कोई भी होप नहीं था फ्यूचर में कि उन्हें रिलीफ मिल सके इस चीज़ से. This economic exploitation was a major cause behind the rise of nationalism in India. ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था यही मेजर कॉज था कि इंडिया में जो नेशनलिज्म राइज हुआ, इसके पीछे यही मेन कॉज था. द राइज ऑफ द इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. इंडिया में नेशनल प्रेस, लिटरेचर और साथ में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट, इस सब ने कंट्रीब्यूशन दिया नेशनलिज्म के इमरजेंस में. नाउ अर्ली एसोसिएशंस. व्हेन नेशनल कॉन्शियसनेस अवेकेंड अमंग इंडियंस, सेवरल एसोसिएशंस वेर फॉर्म्ड इवन प्रियर टू द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू गिव वेंट टू द फीलिंग ऑफ द इंडियंस. जब नेशनल कॉन्शियसनेस ने वेकअप किया इंडियंस को, इंडियंस के अंदर आई, तो बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं फॉर्म हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी. क्यों फॉर्म हुई? टू गिव वेंट टू द फीलिंग्स ऑफ द इंडियंस. इंडियंस के अंदर जो फीलिंग्स थी उसको
बाहर निकालने के लिए। सम ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंक्लूडेड, जिसमें से कुछ हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी फॉर्म्ड वाज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी एट कैलकाटा इन 1838. Then in 1843 the Bengal British India Society was formed. The Madras Native Association and the Bombay Association were established in 1852. Yet there were no all India organizations. इतनी एसोसिएशंस बनने के बाद भी कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं थी जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी. The earlier associations, though regional in character, played an important role in the growth of political consciousness among the masses. जो पहले एसोसिएशंस बनी थी, हालांकि वो रीजनल थी कैरेक्टर में, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. किस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में among the masses, लोगों के बीच. With the establishment of the Indian National Congress in 1885, a platform was prepared for an organized national movement. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 में, तो एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर हो गया था एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट के लिए. नाउ इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1885 to 1905, the moderates, a new era in the political life of India, began with the foundation of the Indian National Congress in 1885. एक नया ईरा आ गया था पॉलिटिकल लाइफ में, इंडिया के पॉलिटिकल लाइफ में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ 1885 में. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, ए रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर. इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड किया था? A.O. ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे. इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड ऑन 28 December 1885 एंड वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट. इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 28 December 1885 में, और वोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए. The first phase of the freedom movement was confined only to the educated classes. जो फर्स्ट फेज था फ्रीडम मूवमेंट का, वो एजुकेटेड क्लासेस के बीच में ही रह गया. द इंडियन नेशनल कांग्रेस सबमिटेड देयर ग्रीवेंसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशंस. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या करती थी? वो अपने ग्रीवेंसेस को, अपनी शिकायतों को सबमिट करती थी. किस फॉर्म में? प्रेयर और पिटिशंस के फॉर्म में. द अर्ली डिमांड्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्लूडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अर्ली डिमांड्स थी वो क्या थी? इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन चाहिए. इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड टैक्स बर्डन. मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिडक्शन चाहिए था और टैक्स बर्डन में भी उन्हें रिडक्शन चाहिए था. प्रोवाइडिंग मोर फंड्स फॉर एजुकेटिंग इंडियंस, और इंडियंस को एजुकेट करने के लिए उन्हें और भी फंड्स चाहिए था. दे डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. फ्रीडम मूवमेंट के अर्ली स्टेजेस में उन्हें इंडिपेंडेंस की डिमांड उन्होंने नहीं की थी. मोस्ट ऑफ दीज अर्ली कांग्रेसमैन बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड वेर हम्बल एंड माइल्ड इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे वेर ऑल्सो नोन एज मॉडरेट्स. जो कांग्रेसमैन थे वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में, और वे हम्बल थे और माइल्ड थे अपने क्रिटिसिज्म में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, और इन्हें हम क्या कहते थे? मॉडरेट्स कहते थे. दीज अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स रिकॉग्नाइज्ड द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, द राइट टू organize public and political bodies, and therefore opposed all attempts to curtail them. ये जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो रिकॉग्नाइज करते थे. क्या रिकॉग्नाइज करते थे? वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस की वैल्यू, स्पीच की वैल्यू, राइट टू ऑर्गेनाइज पब्लिक एंड पॉलिटिकल बॉडीज, एंड देयरफॉर अपोज्ड ऑल अटेम्प्ट्स टू कर्टेल देम. इसलिए वो सारे अटेम्प्ट्स को अपोज करते थे. वर्किंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, इट tried to awaken and organize Indian public opinion.
कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर काम करते हुए इन्होंने कोशिश की कि लोगों को जागरूक कर सकें और इंडियन पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज कर सकें. इट अटेम्प्टेड टू अरोज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड द नेशनल स्पिरिट ऑफ इंडियंस एंड टू एजुकेट एंड untie them in political questions. इनका प्रयास रहता था कि लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एरोज कर सकें एंड द नेशनल स्पिरिट ऑफ इंडियंस, जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना थी, और वो एजुकेट कर सकें और उन्हें एक कर सकें पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे. नाउ लिमिटेशंस ऑफ द मॉडरेट डिमांड्स. Up to 1905, there was no fundamental departure in these aims of the Congress. 1905 तक कोई भी फंडामेंटल डिपार्चर नहीं था कांग्रेस के एम्स में. डिपार्चर का मतलब होता है एक्शन ऑफ लीविंग एंड टू स्टार्ट अ जर्नी, यानी उनके एम्स में कोई बदलाव नहीं था. The moderates had firm faith in the British sense of justice and fair play. Hence, they continued with prayers and petitions. जो moderates थे उन्हें विश्वास था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में और फेयर प्ले में, इसलिए वे कंटिन्यू किए अपने प्रेयर्स और पिटिशंस को. द ब्रिटिश however turned a deaf ear to the request of the Congress. हालांकि ब्रिटिशर्स जो है कांग्रेस के रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान नहीं देते थे. द indifference of the British and the continued economic exploitation and impoverishment of the country made the Indian nationalists realize that the British government was not sincere and just. Therefore, they gradually lost faith in it. ये जो ब्रिटिशर्स का भेदभाव था और उनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो कि इंडिया में कंटिन्यू हो रहा था, और इम्प्रोविजमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पुअर, ये जो हमारे गरीब होने की जो प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी देश में, इसने इंडियन नेशनलिस्ट को ये रियलाइज़ कराया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये सिंसियर नहीं है और जस्ट नहीं है. इसलिए इनका जो विश्वास था, इनका जो फेथ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो ख़त्म हो गया. Now growth of extremism. A section of the congressmen who had lost faith in the British government began to drift towards extremism. कांग्रेस के लोगों का एक समूह जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से विश्वास हट गया था, जिनका, वो लोग क्या बन गए, एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ गए. Their radical fraction of the Congress came to be known as extremist. ये जो अलगाव था कांग्रेस में, इसको क्या नाम दिया गया, एक्सट्रीमिस्ट. Their main aims and objectives included opposition to the ideology and techniques of the moderates. ये moderates की ideology और techniques को oppose करते थे. Their preference not to get out of the Congress but to capture it from within. The absolute autonomy for India, unlike the goal of the moderates to attain colonial form of self-government. They demanded स्वराज, literally self-rule. वो अपना राज चाहते थे. बाल गंगाधर तिलक declared that स्वराज is my birthright and I shall have it. बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर किया था कि स्वराज जो है उनका बर्थ राइट है and he shall have it. The leaders of the extremists were B.G. Tilak in Maharashtra, Bipin Chandra Pal in Bengal, and Lala Lajpat Rai in Punjab. Now partition of Bengal. As the feeling of the nationalism began to develop strongly among the Indians, the British Viceroy Lord Curzon announced the partition of Bengal. क्योंकि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो स्ट्रांगली डेवलप हो रही थी इंडियंस के अंदर, तो जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने अनाउंस किया कि बंगाल का पार्टीशन होगा. ए सेपरेट प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड आसाम विद इन ए मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम वाज टू बी क्रिएटेड. एक सेपरेट प्रोविंस क्रिएट हो रही थी ईस्ट बंगाल और आसाम विथ ए मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें मेजोरिटी मुस्लिम्स थे, उसको बनाया जा रहा था. वेस्ट बंगाल वाज ए
कंप्राइज ऑफ बंगाली हिंदूज, और जो वेस्ट बंगाल था उसमें हिंदू बंगालीज थे। द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट द पार्टीशन वाज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि पार्टीशन ज़रूरी है जिससे बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। द पार्टीशन वॉज प्लान्ड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1903 बट इट वॉज एनफोर्स्ड इन 1905। जो पार्टीशन था वो प्लान हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में, लेकिन ये एनफोर्स हुआ था 1905 में। That's all for today. We will continue the same chapter in our next class. Thank you.